नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम क्लासेस टारगेट में। मित्रों, जैसा कि आपको बताया गया था कि जब आपका उपसर्ग नामक टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद उपसर्ग से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे। तो आज हम इसी वीडियो को लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम उपसर्ग से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास यहाँ करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की PDF फाइल आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में प्राप्त हो गई होगी। आप लोगों ने उनको सॉल्व भी कर लिया होगा, तो आप मेरे साथ साथ उस PDF फाइल को अपनी को हल करते चलें और मैं आपको सारे क्वेश्चन इसके हल करा देता हूं, जिससे आपकी जितनी भी शंकाएं होंगी, जितनी भी आपकी परेशानियां होंगी, वे सारी यहाँ खत्म हो जाएंगी। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिया गया है, किम क्रियापदम अत्र उपसर्ग युक्तम, यानी इसका अर्थ क्या होगा। किम माने कौन सा, क्रियापदम यानी क्रियापद, अत्र माने यहाँ पर, उपसर्ग युक्तम इसका अर्थ है उपसर्ग युक्त है। अर्थात यहाँ पर कौन सा क्रियापद ऐसा है जो उपसर्ग युक्त है। देखना जरा, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है अगच्छत, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है अगण्यत, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है आगच्छत और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है अगच्छन। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए, उपसर्ग हमें निकालना है, तो उपसर्ग कहाँ लगता है, शब्द के पूर्व में। कोई भी शब्द होगा उसके पूर्व में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। देखिए जरा पहले शब्द कौन कौन से हैं। देखिए, गच्छत शब्द हमें दिया है, तो गच्छत शब्द के आगे देखिए यहाँ अ उपसर्ग लगा है, गणयत शब्द के आगे यहाँ उपसर्ग अ लगा है, और गच्छन शब्द के आगे यहाँ उपसर्ग यहाँ अ लगा हुआ है, और आगच्छत शब्द के आगे यहाँ पर उपसर्ग लगा है, वो है बड़ा आ। देखिए, संस्कृत में जो 22 उपसर्ग हमने पढ़े थे, वहां हमने छोटे अ नाम का कोई उपसर्ग नहीं पढ़ा। आप सभी ने 22 उपसर्ग पढ़े हैं। यदि जिसने नहीं पढ़ पाए हो, वो उपसर्ग वाली वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देखे, उसको वहां से सारे उपसर्गों का अभ्यास हो जाएगा। तो संस्कृत में हमने जो 22 उपसर्ग पढ़े थे, उन 22 उपसर्गों में छोटे आ नाम का कोई उपसर्ग नहीं होता। हमारे यहाँ जो उपसर्ग आता है वो आता है आंग, आंग उपसर्ग आता है, और आंग उपसर्ग का बचता है शेष बड़ा आ, जो कि दिया गया है आपको ऑप्शन क्रमांक तीसरे में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन क्रमांक 3। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपको यहाँ दिया गया है, संस्कारः शब्दे उपसर्ग अस्ति। संस्कार में यहाँ कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए, सस उपसर्ग, दूसरा दिया है संस उपसर्ग, तीसरा दिया है संश उपसर्ग, और चौथा दिया गया है सम उपसर्ग। तो संस्कार में उपसर्ग कौन सा है, ये तो 99% सभी का सही होगा। संस्कार में उपसर्ग होगा आपका सम उपसर्ग। और 22 उपसर्गों की जो श्रृंखला हमने पढ़ी थी, उसमें भी कौन सा उपसर्ग होता है, सम उपसर्ग। जब उपसर्ग आपको पढ़ाए गए थे, वहां मैंने आपको एक बात और बताई थी। मैंने आपसे कहा था, यदि आप उपसर्ग नहीं भी निकाल पाए तो पहले आप केवल 22 उपसर्गों को याद कर लें कि 22 उपसर्ग कौन कौन से हैं। इसी से आप उपसर्ग के बहुत सारे प्रश्नों को हल कर देंगे। जैसे हमें यही ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप देखिए इन चारों ऑप्शनों में जो सही उपसर्ग होता है वो उपसर्ग ही सम होता है। बाकी जो 3 ऑप्शनों में दिए गए हैं, ये तो उपसर्ग की श्रेणी में आते ही नहीं। ठीक है, तो आप इससे ही सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्रमांक डी। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें, संहार शब्दे उपसर्गः अस्ति। संहार शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। तो देखिए, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है सस, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है संस, तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है संश, और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है सम। तो जो उपसर्ग संस्कार में था वही उपसर्ग संहार में था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन क्रमांक डी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो चौथा प्रश्न हमें दिया गया है, अनवर्थक। अनवर्थक, अनवर्थक शब्दे उपसर्गः अस्ति। अनवर्थक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए, पहले तो आप इन चारों ऑप्शन पे एक बार निगाह डालिए कि इन चारों ऑप्शन में से वास्तव में उपसर्ग है कौन सा, जो संस्कृत के 22 उपसर्गों की श्रेणी में आता है। तो वो उपसर्ग आपको दिया गया है आपके ऑप्शन क्रमांक 3 में, अनु उपसर्ग। और जब अनु प्लस अर्थक यण संधि से शब्द बनता है अनवर्थक। अनु प्लस अर्थक उ के बाद असमान स्वर आने पर उ व में परिवर्तित हो जाता है, और न अपने स्थान पर आधा रह जाएगा, और पीछे वाला अ उस वाक को पूरा कर देगा। तो शब्द क्या बन जाएगा आपका, अनवर्थक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन क्रमांक सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्याय शब्दे उपसर्गः अस्ति। पर्याय शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो पर्याय शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा, आपका दिया गया है ऑप्शन क्रमांक सी, परि प्लस आय, और शब्द क्या बनेगा, पर्याय। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न आपको यहाँ दिया गया है, उपसर्गे सम्मिलितम नास्ति।
अर्थात उपसर्ग में सम्मिलित नहीं है। नास्ति का आपको विशेष याद रखना है। क्या होता है जब हम प्रश्न पढ़ते हैं तो नास्ति को जल्दी जल्दी में अस्ति पढ़ जाती है, तो इस नास्ति का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो उपसर्गे सम्मिलित नास्ति, उपसर्ग में सम्मिलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है परि, तो परि उपसर्ग तो हमने पढ़ा था। दूसरा दिया गया है भव, तो भव नाम का कोई उपसर्ग नहीं होता। तीसरा दिया गया है अनु, तो अनु उपसर्ग होता है। और अगला दिया गया है अभि, तो अभि उपसर्ग भी होता है। लेकिन हमें याद क्या रखना है कि भव नाम का कोई उपसर्ग नहीं होता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन क्रमांक 2, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें। आनयति शब्दे उपसर्गः अस्ति, यानी आनयति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आनयति शब्दे उपसर्गः अस्ति, आनयति शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन आपको दिया गया है आंग, दूसरा ऑप्शन दिया गया है आन, तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है आम, और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है अन। तो आनयति शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो आनयति में उपसर्ग होगा आपका आंग, क्योंकि इन चारों में जो सही उपसर्ग होता है वो उपसर्ग भी आंग ही होता है। इसके अलावा कोई उपसर्ग है भी नहीं इस ऑप्शन में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन क्रमांक 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले 8वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो निर्मक्षिकम शब्दे उपसर्गः अस्ति, निर्मक्षिकम शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है निर्म, दूसरा ऑप्शन दिया गया है निर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है निस, और चौथा ऑप्शन दिया गया है निरम। तो निर्मक्षिकम शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो निर्मक्षिकम शब्द में उपसर्ग होगा आपका निर, ठीक है, निर प्लस मक्षिकम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन क्रमांक बी। और यहां भी वही स्थिति है कि ऑप्शन क्रमांक बी ही केवल उपसर्ग होता है, इसके अलावा कोई और उपसर्ग है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है अनुग्रहीत शब्दे उपसर्गः अस्ति, अनुग्रहीत शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। तो देखिए अनुग्रहीत, तो अनुग्रहीत में उपसर्ग कौन सा होगा, अनु। अनु उपसर्ग कहां दिया गया है, ऑप्शन क्रमांक दूसरे में अनु उपसर्ग, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 10वां प्रश्न आपको यहां दिया गया है अध्यास्ते शब्दे उपसर्गः अस्ति, अध्यास्ते शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। देखिए अध्यास्ते जो शब्द है ये टूटेगा अधि प्लस आस्ते, अधि प्लस आस्ते, यण संधि से शब्द बनेगा अध्यास्ते। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन क्रमांक पहला। अध्यास्ते में कौन सा उपसर्ग है, तो अध्यास्ते में आपका अधि उपसर्ग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। लगभग आप सभी के ये तो सही निकल रहे होंगे, बहुत सरल टॉपिक है उपसर्ग। तो चलिए 11वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो स्वागतम शब्दे उपसर्गः अस्ति, स्वागतम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है स्व, दूसरा ऑप्शन दिया गया है स्वा। तो देखिए पहला और दूसरा जो ऑप्शन दिए गए हैं ये तो उपसर्ग संस्कृत के 22 उपसर्गों की श्रेणी में आते ही नहीं है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है सु, और चौथा ऑप्शन दिया गया है सम। तो सम उपसर्ग स्वागत में होने से रहा, तो स्वागतम में सही उपसर्ग कौन सा होगा, सु। देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि या तो आप प्रश्न के सही उत्तर तक डायरेक्ट पहुंच जाएं, और अगर आप डायरेक्ट पहुंचने में सक्षम नहीं है तो फिर आप बाकी के 3 ऑप्शनों को गलत कर दीजिए, तो भी आप बिल्कुल सही उत्तर पर जाके पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें। संस्कृते उपसर्गः मन्यते, अर्थात संस्कृत में कितने उपसर्ग मान्य किए गए हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है 20, दूसरा है 21, तीसरा है 23, और चौथा है 22। तो संस्कृत में कितने उपसर्ग मान्य है, हम सभी जानते हैं द्वाविंशति। हमने पढ़ा था, उपसर्ग पढ़े थे उस समय प्रारंभ में ही कि उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, द्वाविंशति, अर्थात 22 उपसर्ग हमारे यहाँ पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उप उपसर्गस्य अर्थम अस्ति, उप उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। तो देखिए उपसर्ग जब पढ़े थे वहां मैंने आपको इसका अर्थ भी बताया था। उप उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है समीप के लिए, जैसे हम कहते हैं उपगंगम तो गंगाया समीपम, उपरामम तो रामस्य समीपम, यानी समीपता के लिए उप उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो समीप के लिए यहाँ कौन सा दिया गया है जरा देखिए, दूरम, अग्रम, ऊपरिम, और ये दिया है निकटम, निकटम माने समीप में जो हो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन क्रमांक दूसरा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है अवशेषः शब्दे उपसर्गः अस्ति, अवशेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो बताइए अवशेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए अवशेष शब्द में पहला ऑप्शन दिया गया है अ, दूसरा ऑप्शन दिया गया है अब, तीसरा ऑप्शन दिया गया है अब अनंत लगा के, और चौथा ऑप्शन दिया गया है वो है आपका एषः। तो देखिए
हमने उपसर्ग पढ़े थे, तो 22 उपसर्गों की श्रेणी जो हमने देखी थी उसमें हमने पढ़ा था प्र, परा, अप, अव, सम, निस, निर, दुह, दुर, वी, अंग, इस प्रकार करके हमने 22 उपसर्ग पढ़े थे। तो अवशेष शब्द में देखिए अ उपसर्ग तो होता ही नहीं है कोई संस्कृत में, ना ही अव उपसर्ग कोई होता है और ना ही एष उपसर्ग कोई होता है। बाकी के तीनों ऑप्शन मैंने गलत कर दिए, तो सही क्या बचा मेरे पास, केवल अब बचा, वो अब ही इसका सही उत्तर है, अब उपसर्ग होता है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं अपने इस अंतिम प्रश्न की, जो आपको प्रश्न पत्र दिया गया था 15 प्रश्नों का, उसका अंतिम प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, वो इस प्रकार है, प्रकंपनम शब्दे उपसर्गः अस्ति। प्रकंपनम शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है अनम, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कंप, तीसरा ऑप्शन दिया गया है प्रक। अब आप देखिए ये तीनों तो उपसर्ग कोई होते ही नहीं है, ना तो अनम कोई उपसर्ग होता है संस्कृत में, ना कंप कोई उपसर्ग होता है और ना ही प्रक कोई उपसर्ग होता है। तो सही उपसर्ग हमारे पास क्या बचा, वो हो जाएगा प्र। प्र उपसर्ग निकलने के बाद मूल शब्द बचेगा कंपनम। मैंने आपसे ये भी कहा था कि उपसर्ग निकलने के बाद सार्थक शब्द बचना चाहिए। तो देखिए प्र उपसर्ग निकलने के बाद सार्थक शब्द क्या बचेगा, सार्थक शब्द यहाँ बचेगा, वो हो जाएगा कंपनम। ठीक है, तो आप लोगों को ये 15 प्रश्न बड़े आराम से समझ में आए होंगे और मुझे आशा है कि आप सभी के ये 15 प्रश्न सही भी निकले होंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस व्यक्ति के कितने प्रश्न सही निकले, जिससे हमें उस व्यक्ति की गुणवत्ता का पता चल सके, तैयारी का स्तर उसका कैसा चल रहा है। तो फिर हम और अच्छी तरीके से वीडियो को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करके आपके सामने उपस्थित करेंगे। तो आप अपने नंबर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोगों के कितने कितने नंबर आए हैं, जिससे हम उसमें से एक रैंक तैयार कर सके कि आप लोगों की क्या स्थिति चल रही है। ठीक है, अगले प्रश्न पत्र की व्याख्या के साथ बहुत जल्दी आप लोगों से रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।